नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। गजब राजनीति करती है देश की सरकार, देश की सत्ता। आपको तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी ने बहुत विस्तार से समझाया है। बताया है उन्हें कि सरकार चल कैसी रही है, कर क्या रही है। सीधा लेके चलता हूं केपी मलिक जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें सुनते हैं और कमेंट करते हैं। बड़ा मजा आता है उनके कमेंट पढ़ने में। जी बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब। आज मुझे कई विषयों पर आपसे बात करनी है। एक सबसे पहले एक शेर याद आ रहा है मुझे, वो बड़ा फेमस शेर है। होता है का शब्द इधर उधर हो जाए मुझसे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान ही थोड़ी है। जी पहले जी तो जी अफसर जी की चूड़ी टाइट हो रही थी तो सबको मजा आ रहा था कि भाई मुसलमानों का बुरा हाल हो रहा है। अब बुलडोजर किसी का हाल नहीं देख रहा। लखनऊ में वकीलों के चैम्बरों पर जिस तरह साहब से बुलडोजर लाठियां चली हैं, उसने इस शेर की याद ताजा करा दी। आज मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि आंध्र प्रदेश में ये हालात हो गए हैं, जो मोदी जी की राजनीति है कि दक्षिण के राज्यों को अलग कर दो। वहां पे तीसरे बच्चे पे 30,000 और चौथे बच्चे पे 40,000 का ऐलान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। शायद मोहन भागवत जी के बच्चे ज्यादा पैदा करो का ख्याल सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश को याद आ रहा है। और मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि तेल की बचत करो, कटौती करो। बड़े बड़े व्यापारियों के संगठन ने कहा है कि साहब IPL मैच बंद कर दीजिए, गाड़ियों का बड़ा पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार का दिल्ली में आयोजन रद्द कर दिया गया। पूरी दुनिया भर में स्थिति हो रही है कि भारत में ऐसा क्या हो गया। सोना मत खरीदो, चांदी पे रेट बढ़ा दिए, आयात पे। देश में एक अघोषित अर्थव्यवस्था पे आपातकाल जैसा लगा हुआ है। लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, और हमारे विश्व गुरु जी मौन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ तो तेल कंपनियों के घाटे की चिंता हो रही थी, किताब तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। लेकिन रिलायंस जैसी, मुकेश अंबानी जैसी कंपनियों को कोई कह नहीं रहा। जो तेल हो रहा है, बाहर से तेल आ रहा है, साफ किया जा रहा है और बाहर के बाहर भेज दिया जा रहा है, विदेशों को भेज दिया जा रहा है। टैक्स हम और आप भुगत रहे हैं और माल हमारे अंबानी भैया कमा रहे हैं। मोदी जी की आवाज नहीं निकल रही। कल मैं वरुण ग्रोवर का शो देख रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। वो कह रहे थे कि देश में जो सबसे ज्यादा अटैक हुआ सोना मत खरीदो का, वो शायद नीता अंबानी जी पे हुआ। और नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी से कहा कि अगर मेरे को सोने खरीदने को मना ही करना था तो सीधा खुद कह देते, प्रधानमंत्री से क्यों कहलवाया। 18 कमरे दूरी तो रहती हो तुम्हारे घर में, मुझसे मना कर देते। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था उनकी शैली सुनकर। लेकिन ये मोदी जी का ये नाटक क्या मध्यम वर्गीय परिवार और हम जैसे गरीबों के लिए ही है। अंबानी चचा पे कुछ नहीं कह रही है, तेल भेज क्यों दे रहे हो विदेश में, इसको भारत में रखो। यहाँ के लोगों का बोझ हम नहीं डाल सकते, मिडिल क्लास का याद नहीं है। आपको क्या लगता है? संजय जी, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने अभी जो सबसे मैं आखिर में आपने पूछा वहीं से शुरू करता हूँ। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो स्वर्णकार हुए हैं, यानी कि जिनको हम सुनार कहते हैं वो हुए हैं। और नीता अंबानी जी तो सोना खरीदे ना खरीदे उनको तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनारस के सुनारों को बहुत फर्क पड़ा है। और उन्होंने सड़कों पे मोर्चा निकालते हुए कहा है कि हम प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्युएंसी के नागरिक हैं, वोटर हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह की अपील कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो, आभूषण मत खरीदो, तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं जो सड़कों पे उतर के विरोध कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। उनको धमकाने के लिए क्रांतिकारी सड़कों पर उतर गए हैं, ये आप देख लीजिए। दूसरी जो आपने सवाल कहा है कि हम तो सोना ना खरीदें, तेल बचाएं, गाड़ी का भी तेल बचाएं, खाने का भी तेल बचाएं, मेट्रो में चलें, पैदल चलें, साइकिलों पे चलें। और ये जो निजी कंपनियां हैं, अडानी की, अंबानी की जो कंपनियां हैं, ये तेल जो है वहां से रिफाइंड करके खूब एक्सपोर्ट करें और खूब नोट कमाएं और खूब मुनाफा कमाएं। ये कंपनियां जब पर बैरल
$30 से $40, $60, $50 पे जब घूम रहा था तेल, और ये मुनाफा भारत में इतना महंगा तेल बेच के कमा रही थी, ना तो तब मोदी जी ने इनको कुछ बोला, ना आज मोदी जी इनको कुछ बोल रहे हैं। मोदी जी सिर्फ जनता को बोल रहे हैं, ना तो खुद आत्मसात कर रहे हैं, ना वो मंत्रियों को कह रहे हैं, ना वो सरकार को कह रहे हैं। क्या संजय जी आप बता सकते हैं कि पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में कोई अर्थव्यवस्था पे कैबिनेट की मीटिंग हुई हो? स्पेशल जो कमेटियां होती हैं कैबिनेट की, कोई फाइनेंस की होती है, कोई दूसरी हमारी रणनीति की होती है, कोई मीटिंग होते हुए आपने सुना है? प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन खत्म हुआ और 2 दिन बाद उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दे दिया हैदराबाद में जाके कि भाई सोना मत खरीदो और कंजूसी करो और ये करो, और शाम को जो है अपना रोड शो निकाल दिया वहां गुजरात में जाके, बड़ौदा में। तो ये क्या जनता के साथ मजाक आप कर रहे हैं? आज दिल्ली में 1 रुपया सीएनजी पे बढ़ा दिया आपने, 2 दिन पहले 2 रुपए बढ़ाए थे। तो ये कौन सा गणित है, किस तरीके से आप कर रहे हैं? और ये जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इससे कितनी महंगाई बढ़ेगी और क्या त्राहिमाम भारत में होगा? आप ये देखिए कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमें लग रहा है कि भारत होगा, क्योंकि भारत बिल्कुल नजदीक है ईरान के। और जिस तरह की रणनीति बन रही है, चाहे वो देखिए युद्ध तो चल रहा है ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का, लेकिन ट्रंप साहब चाइना जा रहे हैं। ट्रंप साहब निकले नहीं है कि पुतिन जी का प्रोग्राम बन गया है चाइना आने के लिए। तो ये चाइना कौन सी महाशक्ति बन रही है, और सब उनको कह रहे हैं कि भाई साहब युद्ध बंद कराइए ईरान से, हमारा हमें हमें जो है भाई साहब करिए। आपने देखा होगा, तेरे कूचे से बेआबरू होकर हम निकले, उस अंदाज में जो है ट्रंप साहब निकले हैं चाइना से। जो गिफ्ट दिए थे वो भी सब छोड़ गए, कूड़े में फेंक गए। तो इतनी नाराजगी के साथ गए हैं, कहीं गुस्से में युद्ध की स्पीड ना बढ़ा दे वो ईरान में, इस तरह की भी संभावनाएं लग रही। दूसरा, पुतिन जी आ रहे हैं चीन में, तो वो चीन के साथ क्या बात कर रहे हैं? एकाएक जो है यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए हैं रूस के ऊपर। तो संजय जी मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया एक युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है, भारत के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज की तारीख में अगर आप देखते हैं, मुझे लगता है कि भारत, चाहे वो तेल का मामला हो चाहे कुछ भी हो, तेल को आप जोड़ेंगे तो वो हर चीज में आपको महंगाई दिखाता है, घूम फिर के बात महंगाई पे आती है। महंगाई तो होगी ही संजय जी, लेकिन जिस प्रकार से आप फर्टिलाइजर, केमिकल और खाद मंगाते हैं गल्फ कंट्री से, और वो नहीं आ रही है, और मोदी जी ने एकाएक ज्ञान देना शुरू कर दिया है कि ऑर्गेनिक उगाइए, कम खाद डालिए। हमारी जमीन को आदत हो गई है कि बिना केमिकल के, बिना फर्टिलाइजर के वो फसलें नहीं उगाती है। अगर आप कमी करेंगे तो एकाएक आपका उत्पादन घटेगा, और खाद्य उत्पादन घटेगा तो फिर भुखमरी फैलेगी, खाद्य उद्यान कम हो जाएंगे, खाद्य उत्पाद कम होंगे, तो यहाँ पे खाने की दिक्कतें होंगी, महंगाई फिर बढ़ेगी। तो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये खाली अभी आप पेट्रोल की और बाकी चीजों की महंगाई की मत देखिए, आने वाले समय में संकट हमें खाद्यान्न का भी देखना पड़ सकता है। और युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर युद्ध समाप्त हो भी जाता है, तब भी नॉर्मल होने में, परिस्थितियां सामान्य होने में 4 से 6 महीने का समय लगेगा। और अभी तो युद्ध खत्म हुआ ही नहीं है। अभी तो युद्ध की संभावनाएं सब ये व्यक्त कर रहे हैं, जो जानकार है उनका कहना यह है कि युद्ध लंबा खिंच सकता है जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है। और यहाँ पे संजय जी आज ही खबर आई है, अब ये अमेरिका के, सॉरी, पाकिस्तान के गृह मंत्री चुपचाप ईरान पहुंच गए हैं। वहां राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं, उनके गृह मंत्री, विदेश मंत्री से गुहार लगा रहे हैं युद्ध करने की। तो ये क्या एकाएक पहुंच गए हैं, या इनको आकाशवाणी अमेरिका से की गई है कि जाइए तत्काल पहुंचिए भाई और उनको थोड़ा समझाइए? ये भी देखने वाली बातें हैं। तो जिस प्रकार से अमेरिका कभी चाइना जा रहा है, कभी अपने लोगों को, पाकिस्तान को, गल्फ कंट्री भेज रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि शायद मोदी जी को भी कहा कि भाई आप भी थोड़ा मनाने की बात करिए, और जो है अबू धाबी और बाकी लोगों के हिसाब से थोड़ा मैसेज वैसेज दीजिए। ये मनाने की बात ईरान को हो रही। ईरान हट नहीं रहा है, क्योंकि ईरान के कंधे पे चाइना का हाथ है। तो अगर ये परिस्थितियां बनी रहेंगी तो मुझे लगता है युद्ध लंबा चलेगा, और इसकी तकलीफ भारत को भी कहीं ना कहीं होगी।
और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। अच्छा मलिक साहब, ये गोदी मीडिया बड़ा आलाप कर रहे हैं कि साहब ऐसी परिस्थितियों में तेल कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है और देश के लोगों को साथ देना चाहिए। लेकिन जब तेल दुनिया में सस्ता था तब भी हमारे प्यारे मोदी जी ने बड़े महंगे दरों पे बेचा। ये तेल कंपनियां लाखों लाखों करोड़ के मुनाफे में आ गई। संबित पात्रा साहब जैसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से माल लूटने लगे। अब जब अगर मान लो कुछ घाटा हो रहा है, पूरी तुलना करोगे 11 साल की, तो जो मुनाफा कमाए उससे काफी कम होगा घाटा। अभी भी मुनाफे में होंगी वो कंपनियां, लेकिन देश के आम लोगों का दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा? ये मध्यम वर्गीय परिवार टूट गया है, इसके किचन का खर्चा बढ़ गया है, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है। इन सब की चिंता हमारे मोदी जी को क्यों नहीं हो रही है? कहाँ जा रही है महंगाई? किस हाल में जी रहे हैं? कोई चिंता क्यों नहीं होती? संजय जी, देखिए ऐसा है कि मोदी जी हो या सरकार हो या जो दूसरी जितनी निजी कंपनियां हैं या सरकारी कंपनियां हैं पेट्रोल की, उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी उनको नुकसान हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि इतने सालों तक आपने मुनाफा कमाया है, तब आपने वो हिस्सा जनता को नहीं दिया। और आज जब आपको नुकसान हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है उसमें आप कह रहे हैं कि जनता हिस्सेदार बने, और जनता को हिस्सेदार बना के आप उसका खून चूसने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी आश्चर्यजनक बात है जिस पे हमने अभी जिक्र किया कि आप अभी भी मुनाफा कमा रहे हैं एक्सपोर्ट करके। आप जितना तेल मंगा रहे हैं, बाहर से कच्चा तेल आता है, उसको रिफाइंड करके आज भी आप बेच रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और जितने भी पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भारत में भी बेच रहे हैं। तो मुनाफा प्राइवेट कंपनियां ज्यादा कमा रही हैं और वो भागीदार नहीं बनना चाहती, वो अपना शेयर नहीं देना चाहती देश की जनता को। तो ये देश की जनता का दुर्भाग्य है। मैंने आपको ये भी कहा है, क्या सरकार इस बात की चिंता करते हुए, इसका कोई आकलन करते हुए कोई बैठक, कोई मीटिंग कर रही है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को कम से कम सर्वदलीय अब एक मीटिंग करनी चाहिए थी, देश के लोगों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी और देश के पहले खुद वो सारी चीजें करते और उसके बाद अगर जनता से आह्वान करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता। बहुत सारी चर्चा इस बात पे हुई है कि मोदी जी ने एकाएक जनता के कंधे पे बोझ रख दिया है और खुद कुछ किया नहीं है, ना अपने मंत्रियों से करवाया है। उनके मंत्री कुछ कुछ बोल रहे हैं, गिरिराज जी के रोज नए नए भाषण, नए नए बयान आ रहे हैं। वो उनका सीधा हमला ओवैसी पे होता है। ओवैसी पूछ रहा है कि आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, आप कपड़ा मंत्री हैं, तो आप थोड़ा सूत कपास की चिंता कर लीजिए। जो जुलाई जो है वो खड्डी में, उनको सूत कपास नहीं मिल रही है, उनकी थोड़ी चिंता कर लीजिए। वो कह रहे हैं ये क्या होता है? मतलब उनको अपने मंत्रालय के बारे में नहीं पता है और वो मंदिर मस्जिद की बातों में व्यस्त हैं। तो सरकार की जो ये पॉलिसी है कि जनता के कंधे पे सारा बोझ रख दो और खुद कुछ मत करो। संजय जी, अगर हम पुराने जमाने की बात करते हैं और वो बड़ों से सुनते हैं, वो ये कहते थे कि अगर देश पे इस तरह की कोई आपत्ति आती थी तो देश के जो बड़े पूंजीपति होते थे वो देश के इस खराब समय में देश के राष्ट्र के साथ खड़े होते थे। चाहे उसमें उस समय के टाटा हो, बिरला हो, सिंघानिया हो, जो भी हो उस टाइम के, मोदी हो, वो सब सहायता करते थे और बड़ा चंदा सरकार को देते थे और सरकार के साथ चलते थे। आज हमें याद नहीं आ रहा कि किसी पूंजीपति ने, किसी सरकार ने किसी सरकार को कोई चंदा दिया और कहा हो हम देश के साथ हैं। कोटक महिंद्रा ये तो कह रहे हैं कि देश पे और संकट आने वाला है, अभी महंगाई बढ़ने वाली है, देश बड़ा संकट में आएगा। उन्होंने ये नहीं कहा इस संकट की परिस्थिति में हम देश के साथ खड़े हैं, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और अंबानी अडानी का तो पता ही नहीं है कहाँ है। उन्होंने तो कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसलिए ये दुर्भाग्य वाली बातें हैं कि अगर इस तरह की चीजें देश में चल रही है। और दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है संजय जी, बड़ा दुर्भाग्य है और हमें तो बड़ी चिंता हो रही है, खुद भी अफसोस हो रहा है। अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहीं एआई से बना के तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरह की टिप्पणी नहीं चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अगर कोई सवाल पूछ ले रहा है, अगर कोई सवाल करता है, कोई आरटीआई लगाता है, कोई सोशल मीडिया पे चला रहा है, उसको तिलचट्टा और परजीवी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं ये परजीवी हैं, ये तिलचट्टे हैं। अब ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं अगर कोई किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको परजीवी बता रहे हैं। बेशर्मी की हद हो गई है। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक है।
ये इनकी पर्सनल इमेज नहीं, आप उस चेयर की इमेज को खराब कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। आप सोचिए, अगर कोई सवाल पूछे सिस्टम से, अगर कोई सिस्टम पे सवाल खड़ा करे तो आप उसको तिलचट्टा बताएंगे। तो हम ना कहें ये बात कि सरकार को सरकार का टैक्स चोरी कर रही है, कंपनियां, निजी कंपनियां तेल भेज रही है बाहर, मुनाफा कमा रही है और जनता का खून चूस रही है। आपको पता है आज बिहार के पेट्रोल पंप पे, कई पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं था, कई लंबी लंबी लाइनें थी बिहार में, उड़ीसा में। तो आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अभी 22 लाख बच्चों की परीक्षा रद्द हो गई है, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। उस पे जो है हमारे सीजीआई साहब का दिल नहीं पसीज रहा है, उस पर सो मोटो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो कोई अगर उनके सामने कोई रिट दायर करता है या कोई उनके सामने आता है, उसको तिलचट्टा और परजीवी बता रहे हैं। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? हमें तो पहले ही सीबीआई, ईडी को तोता लोग बता रहे थे कि सरकार के तोते हैं। अब तो इन बड़ी बड़ी एजेंसियों पे भी हमें लगने लगा है। जो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग पे पहले शक हो रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी लोग जो है टेढ़ी नजरों से देखने लगे हैं। तो अगर यही चलेगा, ये संविधान क्या बचेगा? संविधान कहाँ है फिर? हमारा अधिकार कहाँ है? हम किस में जी रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बड़ा चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। बेरोजगार क्या करें, किसी को रास्ता समझ नहीं आ रहा। पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियां हैं नहीं, करें तो करें क्या। दूसरी ओर कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं, लेकिन किसी को भी चिंता नहीं है। सबको चिंता सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की, और गोदी मीडिया इसमें नमक मिर्च छिड़क रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या एक और है, वो है जनसंख्या की। देश में बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए नासूर है, लेकिन आप हालात ऐसे पैदा कर दे रहे हैं। आपने झलक दिखा दी कि आपका टारगेट है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ा दी जाएं, जिससे दक्षिण के राज्यों की हैसियत खत्म हो जाए। और जनसंख्या के आधार पर आप ये करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि इसी जमाने में परिवार नियोजन की जनसंख्या कम करने की वकालत करने वाले चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जो तीसरा बच्चा होगा उसको हमारी सरकार 30,000 देगी, चौथे बच्चे पे 40,000 देगी। देश की आबादी नियंत्रित करने की जगह देश की आबादी बढ़ाने की बात, बेतहाशा बढ़ाने की बात। मोहन भागवत तो तमाम हिंदू संगठन के लोग पहले ही कह चुके हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करिए हिंदुओं के। ये देश में हो क्या रहा है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारी चीजें बेकाबू होती जा रही हैं, नेचर के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, जगह नहीं है, गाड़ियां नहीं है, और ये जनसंख्या की बाढ़। इस मुल्क को क्या करना चाह रही है सरकार? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मलिक साहब, आपकी समझ में आ रहा हो तो आप बताइए। संजय जी, देखिए कि जिस प्रकार से सरकार एक तरफ तो 5 किलो राशन फ्री दे रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि तेल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो। तो आप फ्री राशन देके आप खजाना खाली कर रहे हैं और आप ऐसे लोगों को भी फ्री राशन दे रहे हैं जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उसके वोट हथियाने हैं। तो वोट की राजनीति हो रही है। वोट की राजनीति से जोड़ के ही चाहे नया परिसीमन हो, चाहे आपको अपनी सीटें बढ़ाने की बात हो, अब इसमें किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। कोई भी आप योजना लेके आते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें एक वर्ग को फायदा होता है, एक वर्ग को नुकसान होता है। अब आप जो फ्री राशन बांट रहे हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग है, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, जो टैक्स देता है, जो अपनी सैलरी से टैक्स देता है। आप उस टैक्स से अनाज खरीद कर लोगों को बांट रहे हैं क्योंकि आपको वोट लेना है, और इससे फायदा उसको हो रहा है जो नकारा है। यही चीज परिसीमन में आती है कि दुनिया और भारत के लोग चाहते हैं कि जनसंख्या कम की जाए ताकि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी कर सके, उनका जीवन ठीक से निर्वहन हो, इसलिए हम सुख सुविधाएं उनके लिए अरेंज कर सके। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ ताकि हमें वोट ज्यादा मिले और हमारी पार्टी ज्यादा बढ़े। अब आपने जो उस असंतुलन बना दिया है, उस असंतुलन को भरने के लिए, उस खाली जगह भरने के लिए यही चंद्रबाबू नायडू जैसे आपने कहा जो वकील थे, इसके परिवार नियोजन के वकील थे और वकालत करते थे इस बात की कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, आज वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए नई नई चीजें दे रहे हैं। क्या वो अपने घर से देंगे 30,000 रुपया? चौथे बच्चे पे 40,000 रुपया क्या वो अपने घर से देंगे? वो भी तो सरकारी खजाना खाली करने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रहे हैं कि सरकार पैसे देगी, तो सरकार किस लिए पैसे देगी? जनसंख्या बढ़ाने के लिए। अभी तक तो आप जनसंख्या घटाने के लिए योजनाएं लेके आ रहे थे। उन योजनाओं पे आपने कितना पैसा खर्च किया?
ये पूछने वाला कोई है? अगर ये कोई पूछेगा तो फिर वो तिलचट्टा और परजीवी बन जाएगा। इसलिए सवाल कोई पूछे नहीं, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। सरकार ने ये रोजगार दिए नहीं, वो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस उनको कह रहे हैं वो तिलचट्टे हैं जो बेरोजगार हैं। सीधी सीधी बेरोजगार को आप एक गाली दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये जो देश में चल रहा है, ये एक नया मोड़ देश में है और एक ये नया समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी शुरू कर दी है, ये परंपरा खत्म नहीं होगी संजय जी। एक बहुत बड़ा सवाल आया है जिसमें इसी कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए उसमें प्रधानमंत्री और उन्हीं के मातहत का एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का नेता रहेगा, तो फिर तो कभी भी जो है विपक्ष की पसंद का आदमी आ ही नहीं पाएगा या किसी और की पसंद का आदमी आ ही नहीं पाएगा। सरकार की पसंद का आदमी हमेशा चुनाव आयुक्त बनेगा। इसी कोर्ट ने टिप्पणी करी है। तो ये इस तरह का मजाक देश में चल रहा है कि आप जो चाह रहे हैं कर रहे हैं और एक नई परंपरा बना के आप जा रहे हैं। क्या हमेशा यही सरकार रहेगी? कल को किसी दूसरे दल की सरकार आएगी तो क्या वो इन परंपराओं को बदलेगी? और बदलेगी तो क्यों बदलेगी? वो तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा करके गए हैं, ये तो परंपरा चल रही है। आज तक मोदी जी कह रहे हैं नेहरू ये करते थे तो हम भी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने ये किया था तो हम भी कर रहे हैं, फलाना ये कर रहा था तो हम भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी वहां लूट रही थी वेस्ट बंगाल में तो हम भी लूट रहे हैं। तो अगर आप ये नई परंपरा शुरू करके जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि देश का दुर्भाग्य है ये। और अगर कोई चुनिंदा व्यक्ति कोई आरटीआई लगाता है, कोई सवाल पूछता है और सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी चेयर इस तरह की टिप्पणी करती है, तो लगता है संजय जी मुझे कि ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश की। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। उधर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, विभाग बांटने की हिम्मत नहीं हो रही मुख्यमंत्री की। किसका दबाव है? अमित शाह का, मोदी जी का? कहां से प्रेशर आएगा? कौन सा विभाग किसको मिले, कौन तय करेगा? 8 दिन से ज्यादा समय हो गया, विभाग नहीं बांटे जा रहे हैं, पुलिस लाठियां चला रही है, वकीलों के चैम्बर तोड़ दिए जा रहे हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए संजय जी, उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति बनी है, मैंने आपको कहा था आपके चैनल पे कई बार कि वेस्ट बंगाल के परिणाम देश की और उत्तर प्रदेश की आगे की राजनीति को तय करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति तय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना लाव लश्कर लेकर लखनऊ की तरफ कूच कर रही है, उसका ये रिजल्ट आपके सामने है कि तत्काल मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है, लेकिन आज तक उनको विभाग नहीं बांटे गए। विभाग क्यों नहीं बांटे गए हैं? कि योगी जी दिल्ली की सुन नहीं रहे। हम जो लगातार कह रहे हैं पिछले 6-8 साल से कि दिल्ली और लखनऊ में तल्खी है, साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली के इशारे पे वो मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर देते हैं, लेकिन वो कह रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, आपके लोग सब मंत्री बन गए, मंत्री ले, मंत्री की गाड़ी ले, मंत्री का कमरा ले, खूब घूमे, लेकिन पल्ले इनके कुछ नहीं है। तो योगी जी उनको कुछ नहीं देना चाहते। अब वो कब इनको मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सोचने वाली बात है। दूसरे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं योगी जी ये सोच रहे हैं कि जो जो मंत्रालय इनको मिलेंगे तो जो उसमें पुरानी फाइलें हैं उन फाइलों में कहीं कुछ ना निकल आए, उन फाइलों में कुछ बदलाव ना हो जाए, इसलिए भी थोड़ी देरी कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले वाले मामले पे तटस्थ हूं कि मुझे लगता है कि योगी जी इतनी जल्दी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको नहीं देना चाहते, क्योंकि चुनाव नजदीक है और धीरे धीरे चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा इन मंत्रालयों का कोई महत्व नहीं रहेगा और महत्वहीन मंत्रालय हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। संजय जी, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं कि जिस प्रकार से मैंने कहा था कि नए परिप्रेक्ष्य में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी का दमन चक्र वेस्ट बंगाल की तरह चलता है तो ये सीटें बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में यही तनावपूर्ण स्थिति रही जो 2024 में हमने रिजल्ट देखा था, फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो सकता है। इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें 1 आध महीना और लगेगा, तब तस्वीर साफ हो पाएगी। तो आज दो राय पे उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, वो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा,
ये समझने के लिए, देखने के लिए हमें कुछ इंतजार और करना होगा। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, और आपने सुना कि देश के हालात पर उन्होंने चर्चा करी। मैं एक बार फिर से उन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे कहने पर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर जस्ट संजय ब्लॉग चैनल को मेरे सब्सक्राइब किया। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि जाएं यूट्यूब पर, जस्ट संजय को सब्सक्राइब करें। मेरे मन की बात इसमें होगी, मैं आपको पूरी दुनिया को इसमें दिखाऊंगा, और धीरे धीरे इस चैनल को मैं आपको काफी सारी नई चीजें लेकर चलूंगा। तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।